स्टूडेंट्स ये सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th के लिए। तो मैं सारी टर्म तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जो मेन टर्म्स है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे एक है इसमें कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब पार्टनर्स या जो प्रोपराइटर का मतलब होता है जब एक सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस होता है, सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस, उसे हम प्रोपराइटर कहते हैं। ठीक है, तो वो जितना भी पैसा या जितने भी असेट्स इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसे कैपिटल कहा जाता है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह मान लीजिए कि आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करा, ठीक है, और आपने जो है 5 लाख रुपए उस पर लगा दिए कि भी 5 लाख रुपए लगे। और इसके अलावा आपने क्या करा कि कुछ असेट्स वगैरह आपके पास पड़े हुए थे घर पे, ठीक है, फर्नीचर वगैरह जैसे पड़ा था, तो वो आप उठा के ले गए कि चलो इसको वहां पे यूज कर लेंगे। तो वो जो उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए हैं वो प्लस जो असेट्स की जो टोटल वैल्यू वो, उन सबको मिला के जो है हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज इसकी मॉनेटरी वैल्यू है जिसको बिजनेस पे स्टार्ट करने में यूज किया जाता है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं, वही कैपिटल है। ठीक है, यही बात इसमें लिखिए, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेज बाय द प्रोपराइटर और बाय द पार्टनर्स। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। It is a liability of the business towards the proprietor or partner which increase the further investment made in the business and amount of profit earned. उन्होंने कहा है कि लेकिन मतलब अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी होती है। बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। अब आगे पढ़ोगे कि इसमें कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, उसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया। तो जो कैपिटल है, कैपिटल को निकालने का जो तरीका है, ठीक है, वो ये है कि हम अपने असेट्स में से अपनी लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो कैपिटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल को हम ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं और नेट वर्थ भी कहते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो कैपिटल्स हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है? ड्राइंग्स का मीनिंग है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, ये आपको बताया कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हम लोग एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हम लोग जो है एक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। उस अकाउंट में जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम लिखते हैं, मतलब जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा वहाँ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और जो पेमेंट होती है वो भी वहाँ से करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हैं। तो जब हम पर्सनल यूज के लिए उसमें से पैसा निकालते हैं तो वो ड्राइंग्स होती है। लेकिन ड्राइंग से जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कैश की फॉर्म में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए क्या आपकी कंपनी है, आप सेल फोन जो है वो बनाते हैं, आपकी कंपनी ने सेल फोन बनाए और आप जो है उस सेल फोन उठा के अपने घर पे पर्सनल यूज के लिए लिखे हैं, वो भी एक तरह की ड्राइंग्स ही है, उसको भी जो है ड्राइंग्स माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक तो उसमें क्या चीज होती है? लायबिलिटी का मतलब होता है जो पेबल अमाउंट होता है, पेबल अमाउंट फॉर द बिजनेस, यानी वो पैसा है जो कि बिजनेस को पे करना है इन फ्यूचर। ठीक है, या एट प्रेजेंट भी पॉसिबल है। लायबिलिटी जो है उसको दो तरह की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो कैपिटल होती है उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, और बाकी सारी जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ जो बात करेंगे वो एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करेंगे। सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो क्या है उसके बारे में बात है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में क्या बोला गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो उसने दो तरह से डिवाइड कर दी, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट, वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट जो है हमें आफ्टर अ ईयर करनी है, आफ्टर अ ईयर करनी है, वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी होती है, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि जिसकी पेमेंट क्या कहते हैं 1 साल बाद करनी है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, इनकी पेमेंट हमें 1 साल बाद करनी होती है, तो इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी वो होते हैं जिनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करनी होती है, उन्हें हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे क्रेडिटर्स हैं, वो थोड़ी 12 महीने रुकेंगे, उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी।
शॉर्ट टर्म लोन हम कई बार लेते हैं 2-2, 3-3, 6-6 महीने के, तो उनकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। बिल्स पेबल, ये जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटीज में कैलकुलेशंस करती है। इसके बाद आते हैं असेट्स, कि जो असेट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, असेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो हमें बताया कि असेट्स आर द प्रॉपर्टीज टेंजिबल और इनटेंजिबल ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेस। असेट जो है वो हमारे लिए एक तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो कि किसी एंटिटी एंटरप्राइजेस के पास होती है, ठीक है। इनकी जो है ये एक तरह से बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसकी हेल्प से जो बिजनेस जो है या जो एंटरप्राइजेस है वो बिजनेस रन करेगा या जो है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो असेट्स होते हैं उसको भी हमने कई पार्ट्स पे डिवाइडेड किया हुआ, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो असेट भी कई पार्ट पे डिवाइडेड है। एक है इसमें जैसे नॉन करंट असेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर एंटरप्राइजेज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट had either as an investment or to facilitate business operation। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो हमने इसलिए नहीं खरीदे कि हम उनको रीसेल करेंगे, बल्कि ये हमारे लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जिससे कि हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ा सकें। यानी कि हम लॉन्ग जो टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमने किसी फिक्स्ड एसेट्स को खरीद लिया, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल जो है वो लंबे समय तक हम बिजनेस के लिए करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल जो है वो लंबे समय तक हम बिजनेस के लिए करते हैं, उसको कहा जाता है, ठीक है, वो है। इससे नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो करंट एसेट नहीं होते, नॉर्मली ये इमूवेबल एसेट्स होते हैं। नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स इसको उन्होंने दो पार्ट पे डिवाइडेड करा हुआ फिक्स्ड एसेट्स को, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिनकी फिजिकल फॉर्म होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स कौन से? इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स बस एक सर्टिफिकेट्स होता है, ठीक है। गुडविल क्या है? गुडविल एक सर्टिफिकेट्स होती है, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ये इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इसलिए इन्हें इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम एक शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग जो है करंट एसेट्स कहते हैं। ये नॉर्मली वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ये करंट एसेट्स होता है, ठीक है। कैश वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में, उसको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बैंक से पैसा निकाल के उसे कैश में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है। डेटर्स करंट एसेट्स है, इनसे जो है विद इन 1 ईयर तो कम से कम पैसा वसूल किया जा सकता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको वहां लिखने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स उसने कहा है कि वो एसेट्स होते हैं जो ना तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं और ना ही इनटेंजिबल्स होते हैं। तो जब टेंजिबल नहीं और इनटेंजिबल नहीं है तो भैया फिर ये एसेट्स कैसे हुए? They are losses not written off in year in which they are incurred but in more than one accounting period, ठीक है। उसने कहा है कि रियलिटी में ये हमारे लॉसेस होते हैं जिन्हें हमें 1 साल से ज्यादा साल में राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट ऑन इशू है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स में जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो आप एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च कर रहे हो ये आपका हम एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे बल्कि इसे आपका फिक्टिशियस एसेट्स मानेंगे, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप जो है इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा कई सालों तक उठाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट 5 साल देती है। मान लो किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे 1 करोड़ रुपए खर्च करा तो गवर्नमेंट उसे फिक्टिशियस एसेट्स मान लेगी और कह देगी ठीक है भाई 1 करोड़ रुपए आपने खर्च करा। ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उस कंपनी की जो टर्नओवर है वो कितनी है,
ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि वो उसके लिए फिक्टिशियस एसेट्स है या नहीं है। तो अगर कोई छोटी कंपनी और उसने 1 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिया तो गवर्नमेंट कहेगी भैया फिक्टिशियस एसेट्स आपका 1 करोड़ रुपए आपने खर्च करा, ठीक है, लेकिन आप हर साल इसमें से 20 लाख रुपए जो है वो कम करते जाओ, तो 5 साल में ये पूरी तरह से राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, उसको कहा जाता है। इसके बाद रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या चीज होती है? रिसिप्ट्स उसने कहा है कि रिसिप्ट्स का मतलब होता है रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स गुड्स और सर्विसेज। जब भी हम किसी गुड्स को बेचते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में हमें पैसा रिसीव होता है तो उसे जो है हम लोग उसने कहा कि रिसिप्ट कहते हैं। ये दो तरह की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और एक जो है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे गुड्स को बेचना आपने या कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और उससे जो है आपके पास इनकम अर्न हो रही है, आप रिवेन्यू अर्न कर रहे हो उससे, ठीक है ना, आपने उससे गुड्स सोल्ड करा, आपके पास पैसा आ गया, यानी रिवेन्यू आपने अर्न कर लिया। सर्विस दी, आपने रिवेन्यू अर्न कर लिया, तो उस तरह के जो है उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है। तो एक होती है इसके अंदर जो है वो है आपकी क्या कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या चीज होती है? नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि कई बार आप जो क्या करते हैं कि जो आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि आपने गुड्स को बेच दिया, सर्विस दे दी, उससे आपके पैसा आ गया, तो उसे जो है आप रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। तो फिर कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हुई? कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसा पैसा मिल जाता है जो कि हम कई बार अपने असेट्स वगैरह को बेच देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई मशीनरी पड़ी है, अब मशीनरी पड़ी है तो मैंने कहा बेकार है, काम की तो है नहीं, इसे बेचो, हटाओ, या फर्नीचर बेच दिया। तो जब मैंने इस तरह का काम करा तो मेरे पास पैसा तो आया ही है, लेकिन मशीनरी को बेचना, फर्नीचर बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन पड़ा हुआ तो मैंने बेच दिया, ठीक है, तो उसे मैं कैपिटल रिसिप्ट्स कहूंगा, वो जो है कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, ठीक है। इसके बाद एक है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर उसने कहा है कि अगर आप किसी असेट्स को एक्वायर करना चाहते हो, किसी गुड्स को या कोई सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हो, तो जो खर्चा होता है उसे आप एक्सपेंडिचर कहते हो, ठीक है। उसको उसने 3 पार्ट पे डिवाइडेड कर दिया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है? It is an expenditure incurred to acquire assets for improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business, that is, will give the benefit of endearing nature to the business. It may be incurred to acquire tangible assets or intangible assets. They are shown in the balance sheet of the entity. Example of capital expenditure or purchase of machinery to manufacture capital goods, purchase of furniture और computer. Normally आप इस चीज को समझिए कि जब हम किसी भी असेट्स को परचेस करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी असेट्स को परचेस करते हैं और उस जो है किसी भी असेट्स को परचेस करते हैं और उस असेट्स का इस्तेमाल हम लंबे समय तक अपनी बिजनेस की ग्रोथ या अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये बात है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एक्चुअल्स में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, या ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिक्यूरिंग नेचर के होते हैं, नॉर्मली होते ही रहते हैं, हर महीने हो सकते हैं, ठीक है, हर एक हफ्ते में हो सकते हैं, 2 महीने में एक बार हो सकते हैं, 6 महीने में एक बार हो सकते हैं, मतलब ये रिक्यूरिंग नेचर की, तो इनको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे सैलरीज है, ठीक है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, तो ये वो खर्चे हैं जो हमें करने पड़ेंगे अगर अपने बिजनेस को चलाना है, तो इन्हीं को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे भी आपने पीछे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट पढ़ा था वो सेम यही है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी मान लो कि भाई 1 करोड़ रुपए जो है खर्च कर रही है एडवर्टाइजमेंट पे, और गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं भाई तो हम असेट मानेंगे, 20-20 लाख रुपए हर साल काम करते जाओ, तो वो उसका जो उल्टा है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो हर एक के लिए जरूरी नहीं है,
कि वो असेट्स हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका टर्नओवर ही जो है 100 करोड़ रुपए है, वो 1 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे, तो गवर्नमेंट उसको थोड़ी असेट्स मान लेगी, उसके लिए वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो उसको डिफरेंस करना है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इनकम, प्रॉफिट और गेन, ये जो चीजें हैं ये कई बार कंफ्यूज कर देती है कि भाई क्या है इनकम, प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो पहले जो है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले गेन से बता रहा हूँ। गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। Stating differently, it is the profit that arise from the transaction which are not the operating activities of the business but are the incidental to it, such as the gain on sale of land, machinery or investment. पहली बात, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, जब आप बिजनेस करते हैं और उस दौरान जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। तो उसने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना होके इरेगुलर एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आपने कोई लैंड था आपके पास पड़ा हुआ है, उसको आपने सेल कर दिया, तो लैंड को बेचना आपका बिजनेस नहीं है लेकिन आपने बेच दिया और आपको उससे फायदा हो गया, तो आप उसे जो है उसे कहोगे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, उसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कहा जाएगा। तो गेन जो है वो क्या है? गेन रियलिटी में जो इरेगुलर एक्टिविटीज है आपकी, और उससे अगर आपके बिजनेस, आपके एंटिटी, आपके एंटरप्राइजेस कोई जो है इनकम अर्न करता है, ठीक, इनकम नहीं सॉरी, एक तरह से प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसे आप वहां पे प्रॉफिट ना कह के, प्रॉफिट जो वर्ड है वो अलग है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। गेन जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, यानी आपके पास कोई लैंड पड़ा था, आपने बेच दिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो वो गेन, आप उसको प्रॉफिट नहीं कहोगे, आप कहोगे में गेन हुआ है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ प्रॉफिट पे। प्रॉफिट जो है वो उससे अलग चीज होती है। प्रॉफिट होता है कि जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से जो आप अर्निंग करते हो या जो आपकी जो प्रॉफिट अर्न करते हो उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इस प्रॉफिट को उसने क्या कि हम दो पार्ट पे डिवाइडेड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी फिलहाल आप देख लीजिएगा तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि प्रॉफिट जो वर्ड है, प्रॉफिट जो वर्ड है वो आपको बता रहा है कि ये प्रॉफिट रियलिटी में वो इनकम है जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न करते हैं। ठीक है, और जो गेन है वो जो इरेगुलर एक्टिविटीज से आप अर्न करते हैं उसको कहा जाता है। अब बात आती है इनकम की। तो इनकम जो है वो क्या है? इनकम इज अ प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी वो सारा पैसा जो कि आपने अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कमाया है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाया है, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाया है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, उस सबको आप जो है इनकम कहोगे। समझ गए ना? तो रियलिटी में इनकम जो है वो उसमें प्रॉफिट भी आ गया और उसके अंदर जो है गेन भी आ गया। ठीक है, तो इसने लिखा है इन अदर वर्ड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्म एज इनकम, इट इज ब्रॉडर देन द टर्म प्रॉफिट एंड इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटीज अदर देन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो मैंने आपको बताया कि एक तरह से इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों से जो इनकम होती है वो इंक्लूडेड की जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं अच्छा, जैसे ये डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो है वो क्या चीज होती है? डिस्काउंट जो है उसने कहा है इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस, इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ अ गुड्स or from the amount to be paid to a customer by the enterprise. Discount allowed may be trade discount or cash discount. तो उसने कहा है कि डिस्काउंट जो होता है वो एक तरह से रिडक्शन इन प्राइस होता है। ये दो तरह से होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अब ये क्या चक्कर होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, वो आप देख लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो है वो क्या चीजें। ठीक है, किसको आप ट्रेड डिस्काउंट कहोगे और किसको जो आप कैश डिस्काउंट कहेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए इन्होंने लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट is the reduction in price by the seller to the purchaser of goods
when they buy goods of the certain quantity or value, sales are recorded at net value, sales minus trade discount. Similarly, purchase are recorded by the purchaser at net value, purchase minus trade discount. और कैश डिस्काउंट के बारे में क्या लिखा? कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट. It is an expenses for the party allowing the discount and income of the party receiving cash discount. It is recorded in the books of account of both the parties. ठीक है, अब इसकी कहानी क्या है वो समझ लो. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो कैश डिस्काउंट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है. मान लीजिए कि आप जो है एक क्या कहते हैं जो है किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, और आपने जो है जो भी आपसे परचेज करते हैं, यानी जो भी आपके लिए परचेजेस हैं, ठीक है, आपने सबको कह दिया कि भाई जो भी पार्टी मेरे से जो है परचेज करेगी, मैं उन सबको जो है 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट दूंगा सभी को. तो ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ. ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ कि आप सबको जो है कह रहे हैं कि ठीक है जी, जो है मैं आप जो है इतनी क्वांटिटी खरीदो और इतनी क्वांटिटी खरीदने पे ये मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ. आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, इसे एंट्री में शो नहीं किया जाता. ठीक है, कैश डिस्काउंट एक अलग चीज होती है. कैश डिस्काउंट को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने गुड्स को बेचता है होलसेलर को. होलसेलर जो है वो रिटेलर यानी छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है. अब ये जो रिटेलर होते हैं ये क्या करते हैं, होलसेलर को पैसा देते हैं उस टाइम पूरा, उससे कहते हैं 10 दिन बाद लेना, 15 दिन बाद लेना या महीने के एंड में लेना. अब होलसेलर को कई बार लगता है भैया इससे पैसा बच जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी 15 दिन में आप पेमेंट दोगे, आप एक काम करो, आप हमें एक हफ्ते के अंदर पेमेंट दो, हम आपको जो है 5%, 2% या 1% डिस्काउंट दे देंगे. ठीक है, तो जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर जो है वो पेमेंट कर देता है तो आप उसको जो डिस्काउंट देते हैं उसी को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं. वही कैश डिस्काउंट है. समझ गए? तो ये मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको समझा दिए, बाकी जितने भी है वो आपको समझ आ जाएंगे. और करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी इसकी. ठीक है, अब इसके जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको.